अभी शेयर स्क्रीन डिवाइस ऑडियो रिकॉर्ड कंटिन्यू। हाँ, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, अच्छा ये भी पढ़ाएंगे आप लोगों को। पेपर 2 का कुछ पोर्शन मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। अनाटमी फिजियोलॉजी वगैरह चीज़ें आपको पढ़ाएंगे, हार्ट वार्ट वगैरह मैं पढ़ा देगा, ठीक। ओके। अब देखिए भैया, सबसे पहले तो अपना जो ये एग्ज़ाम है इसको कौन कंडक्ट कराता है? एनटीए कराता है। एक सेकंड में डिवाइस की तरफ मूव कर लेता हूँ ताकि कोई आएगा तो लॉगिन कर देंगे। मैं को होस्ट वैसे किसी को बना देता हूँ लॉगिन करने के लिए। चलिए, मौर्या जी मुझे दिख रही हैं, तो एक सेकंड। चलो, जो भी आए तो लॉगिन कर देना है सबको। ओके। अब सबसे पहली चीज़ है भाई कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो कौन सा है? यूजीसी नेट एग्ज़ाम है। नाम क्या है? यूजीसी नेट। यूजीसी का फुल फॉर्म जिन बालकों को नहीं पता है वो यहाँ से देख लें, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। नेट का फुल फॉर्म बहुत लोगों को नहीं पता होता है, बहुत बेसिक चीज़ें भी छूट जाती हैं बहुत लोगों की। तो नेट का मतलब क्या है? नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ओके। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, एनटीए का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो ऐसा नहीं है कि हम ये नोटिफिकेशन ऐसे ही पढ़ रहे हैं, इसमें बहुत सारी काम की चीज़ें भी हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं, तो उनके लिहाज से भी हम पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। ओके जी, मनीषा भारती को लॉगिन कर दीजिए, हो गया। ओके। अब ध्यान दीजिए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का विज़न क्या है? देखो भाई, यूजीसी का और एनटीए का, दोनों का विज़न हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो आज हम कौन सा विज़न पढ़ रहे हैं? एनटीए का। एनटीए का विज़न क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? मेन मतलब इसका नज़रिया क्या है? दृष्टिकोण क्या है? तो दृष्टि है कि राइट कैंडिडेट्स ज्वाइन करें बेस्ट इंस्टीट्यूशंस में, और इससे क्या होगा? इंडिया को अपना डेमोग्राफिक डिविडेंड मिलेगा। डेमोग्राफिक डिविडेंड होता है कि जैसे मान लीजिए ये अपना इंडिया है, अब तो पीओके भी आ गया है, चलो, तो मैंने तो ऐसे ही बना दिया है कुछ कुछ, है ना, बेकार सा ही बनाया है, लेकिन एक्चुअल में इंडिया तो बहुत सुंदर है। ओके। तो भारत का डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब है इस क्षेत्र का भी विकास हो, नॉर्थ ईस्ट का भी विकास हो, है ना, और इधर अपना गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, इन सब का विकास हो, ठीक है। तो हर एक जगह का विकास हो, इसी चीज को क्या कहते हैं? डेमोग्राफिक डिविडेंड, ठीक है। डेमोग्राफी बोले तो मतलब जगह जो भी हमारे पास में अवेलेबल है, क्या वो सब लोगों को उसका बेनिफिट मिल रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? डेमोग्राफिक डिविडेंड। तो इंडिया को अपना डेमोग्राफिक डिविडेंड मिले, ऐसा इनका विजन है, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है यूजीसी नेट के एग्जाम में, पेपर 1 में बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि एनटीए का विजन क्या है, ठीक है। 4 ऑप्शन आपको देगा, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी मिशन और बाकी चीज़ों से कोई ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है। यहाँ पर देखिए हम लोग सारी चीज़ें करते हुए चलेंगे। अब इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, डेट्स, फी स्ट्रक्चर और एप्लीकेशन प्रोसीजर पेज नंबर 3 पे है, सीधे वहाँ पर चलते हैं। उसके बाद यूजीसी के बारे में और बाकी चीज़ों के बारे में भी पढ़ेंगे। जून 2018 में जब दिसंबर 2018 में जब मैंने एग्ज़ाम दिया था, उस समय भी पूछा गया था एक क्वेश्चन यूजीसी के कामों को लेकर के, कि यूजीसी का ऑब्जेक्टिव क्या है, विज़न क्या है, ये क्वेश्चन आया था। उसके बाद जून 2024 में फिर से क्वेश्चन आया था कि यूजीसी क्या क्या काम करती है। तो जो हम पहले बात कर रहे थे, डिटर्मिनेशन, कोऑर्डिनेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स, वो वाली चीज़ पूछी गई थी, ठीक है जी। ओके। अब आ जाइए, सबसे पहले आप लोगों के सामने ये वाली चीज़ नोटिफिकेशन सामने है। कितने तारीख को फॉर्म ओपन हुआ था? 16 तारीख को। लास्ट डेट क्या है भाई? 7 मई 2025। कितनी है? 7 मई 2025। तो 7 के अंदर अभी 7 और 5 12 दिन बचे हुए हैं, ठीक है। ओके।
लास्ट डेट फॉर सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन ऑफ एग्जाम फीस। कई बार क्या होता है, बच्चे एग्जाम फॉर्म भरते हैं, फीस छूट जाती है गलती से, तो उसके लिए एक दिन एक्स्ट्रा दिया गया है। ठीक है, ओके। आगे अब देख लेते हैं कि फीस कितनी है भाई एग्जाम भरने के लिए, फीस क्या होगी। तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में यदि कोई है, कोई जनरल कैटेगरी वाला व्यक्ति है, तो कितने रुपए फीस है भाई, 1150 रुपए फीस है। ठीक है, 1150 रुपीज यू विल हैव टू पे। अगर कोई ओबीसी कैटेगरी से है, ओबीसी में भी नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है, जिनका सर्टिफिकेट बना हुआ है लेटेस्ट वाला, इसके अलावा जनरल कैटेगरी के अंदर जो ईडब्ल्यूएस है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, तो अगर आपने ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवा रखा है, अगर आपने ओबीसी का सर्टिफिकेट बनवा रखा है, तो आपके लिए फीस कितनी रहेगी, 600 रुपये। ओके। अगर आप एससी कैटेगरी से हैं या एसटी कैटेगरी से हैं, या आप पीडब्ल्यूडी हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं, या आप थर्ड जेंडर या ट्रांसजेंडर हैं, तो फीस कितनी रहेगी, 325 रुपये, 325। इनके अलावा ये बोल रहा है कि जीएसटी और बाकी चीज़ें भी आपको पे करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो आगे पेमेंट डिटेल्स में जब आप इस फॉर्म को आगे प्रोसीड करते हैं, तो कुछ थोड़ा बहुत जीएसटी लग जाता है। हालांकि जहाँ तक मेरा ख्याल है, तो गूगल पे, फ़ोन पे या यूपीआई से अगर आप ट्रांजैक्शन करते हो तो कोई चार्ज नहीं लगता है। ठीक है, ओके। अब आ जाइए करेक्शन इन पर्टिकुलर्स। अगर आपने फॉर्म भर दिया है, उसके अंदर कुछ करेक्शन है, कोई गलती रह गई है, कोई सर्टिफिकेट, मान लीजिए आपका नया सर्टिफिकेट, अभी आपने देखो, मैं बोल रहा हूँ जिन बच्चों का सर्टिफिकेट पुराना है कैटेगरी वाला, तो उसको अपडेट करा लीजिए। अगर अपडेट होने में भी कई बार क्या होता है, 3-4 दिन लग जाते हैं, अभी सैटरडे संडे है, नहीं होगा काम, तो हो सकता है 3-4 दिन और लग जाएं, तो वेडनेसडे तक आप लोगों का काम बन जाए। तो अभी से अगर आप अप्लाई करेंगे, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि लेटेस्ट सर्टिफिकेट ही आपको लगाना है। और कोई गलती हो जाए पेरेंट्स के नाम में, मदर फादर के नाम में, ऐसा कुछ हो जाता है, तो 9 मई से लेकर के 10 मई, यानी कि एक दिन आपको फिर मिलेगा क्या करने के लिए, इस फॉर्म को ठीक करने के लिए। एग्ज़ाम सेंटर अभी नहीं पता चलेगा, बाद में आएगा जब एग्ज़ाम होने लगेगा, तो उससे करीब करीब 3 से 5 दिन पहले ही आपको पता लगेगा कि आपका एग्ज़ाम सेंटर कौन सा है। एग्ज़ाम सिटी आपको भले ही 7 दिन या 10 दिन पहले एग्ज़ाम सिटी पता लग जाएगा, ठीक है, कि कौन से शहर में है, लेकिन सेंटर का नाम जल्दी से पता नहीं लगेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड फ्रॉम वेबसाइट, ये भी बाद में आएगा। एग्ज़ाम की डेट जो है टेंटेटिव है, यहाँ पर देखिए टेंटेटिव। इंडिया अभी वॉर लाइक सिचुएशन में जा रहा है, यानी कि युद्ध हो सकता है, पाकिस्तान के साथ कुछ भी हो सकता है, हम पीओके पे हमला भी कर सकते हैं। ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि ये जो एग्ज़ाम की डेट है जून एंड में, हो सकता है ये पोस्टपोन हो जाए। ठीक है, तो ज़्यादा चांसेस हैं इसे पोस्टपोन हो जाने के, लेकिन ना भी हो तो आप मान करके चलिए 21 तारीख से एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। और योग का हो सकता है लास्ट में नंबर आए या सबसे पहले भी आ जाए। ठीक है, तो जनरली लास्ट में आने के चांस ज़्यादा रहते हैं, तो मान के चलिए जून एंड में आपका एग्ज़ाम है। ओके जी, शताक्षी आइए। ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम, एग्ज़ाम का ड्यूरेशन क्या रहेगा भाई, कितने टाइम का है, तो 3 घंटे का रहता है हमारा एग्ज़ाम। बीच में कोई ब्रेक नहीं होता है पेपर 1 पेपर 2 में। पहले ब्रेक होता था 2018 में, जब मैंने एग्ज़ाम दिया था, तो एग्ज़ाम में ब्रेक होता था 1 घंटे का, और उसके बाद होता था, मतलब पहले पेपर 1 हुआ, 1 घंटे का ब्रेक, फिर पेपर 2। ठीक है, ऐसे चलता था। अभी कोई ब्रेक नहीं है, इकट्ठा मिलता है। पहले क्या होता था, 1 घंटा पेपर 1 को मिलता था, 2 घंटे पेपर 2 को मिलते थे, और बीच में ब्रेक भी होता था। और ये जो 1 घंटा और 2 घंटा है ना, इसमें आप ये नहीं कर सकते कि अभी आप पेपर 2 दे लो। ठीक है, पेपर 1 कर रहे हो तो पेपर 1 ही करना है। अभी आपको 3 घंटे पूरे मिलते हैं। 3 घंटे में चाहे पेपर 1 पहले कर लो, चाहे पेपर 2 पहले कर लो, चाहे आधा आधा कर लो, चाहे जैसे मर्जी कर लो। ठीक है,
तो कैसे करना है वो एग्जाम स्ट्रेटजी में लास्ट, मतलब जब एग्जाम नजदीक आएंगे उस समय बताऊंगा। अब टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन ये भी बाद में पता लग जाएगी, सेंटर वेंटर बाद में आ जाएगा, ये सब चीजें हैं, अभी आपको कुछ नहीं करना है, आगे बढ़ने का है। यहाँ पे देख लो सब लोग कि जो आपका नोटिफिकेशन आता है सर्टिफिकेट के लिए, ये 2019 वाला आया हुआ है, तो नई जो ओबीसी की सर्टिफिकेट है उसमें आपकी जो फैमिली इनकम है वो 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। 8 लाख रुपए से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। अगर 8 लाख रुपए से ज़्यादा फैमिली इनकम है तो ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। ठीक है जी, तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया। प्लस आपकी जो जाति है वो भी इस कैटेगरी में आनी चाहिए। जो ओबीसी की लिस्ट आप एनसी इस वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, ओके। अब जो ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर में नहीं आते हैं उन लोगों का फॉर्म किस में भरा जाएगा, जनरल कैटेगरी में ही भरा जाएगा। फीस में कोई छूट नहीं है और कट ऑफ में भी कोई छूट नहीं है। तो बेसिकली अगर आप कैटेगरी वाले हैं तो कट ऑफ में भी थोड़ी छूट आपको मिल जाती है। ठीक है जी, ओके। अब कैसे फॉर्म को भरा जाएगा, सबसे पहले ये बोल रहा है हमें रजिस्ट्रेशन करना है मोबाइल नंबर और आईडी से। ठीक है, उसके बाद में हमें फिल करना है फॉर्म को, एप्लीकेशन नंबर हमारे पास मोबाइल पे आ जाएगा, उससे हम फिल करेंगे। रीसेंट फोटोग्राफ होना चाहिए। कितने साइज का भाई, फोटो का साइज यहाँ पे दिया हुआ है 10 KB से 200 KB। ध्यान दीजिए, इससे ज़्यादा अगर साइज होगा तो प्रोसीड नहीं करेगा। या तो कलर में रखिए या ब्लैक एंड वाइट, तो आजकल कलर ही रहता है। 80% फेस होना चाहिए, मतलब फेस ज़्यादा रहे। जैसे मान लीजिए ये आपका यहाँ पे फोटो है, तो ये आपका मान लीजिए फोटो हो गया, तो ये लगभग 80% है अभी। ठीक है, तो 80% में होना चाहिए। ये नहीं है कि छोटा सा फोटो है और वाइट बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा ले लिया या पीछे का बैकग्राउंड बहुत बड़ा है। ठीक है, तो ऐसे फोटोज़ को अवॉइड करिए। पहले जो फोटो होते थे उसी टाइप का फोटो आपने डालना है। अच्छा, सिग्नेचर के लिए साइज क्या दिया हुआ है, 4 से 30 KB। इस चीज़ को जरूर याद रखना है, 4 से 30 KB। रीसाइज कैसे करना है मैंने आप लोगों को बताया दिया था, गूगल में जा करके आप आराम से इजीली रीसाइज उसको कर सकते हैं। फीस के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया, आप कैसे भी कर सकते हो। जनरली आप यूपीआई का इस्तेमाल कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। गूगल पे में जाओगे, राइट साइड में आपको मिलता है आपका यूपीआई आईडी, वहाँ से उसको डाल दीजिए यहाँ पर और सीधा आपका ट्रांजैक्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये सब बस फीस वीस से बातें हैं छोटे मोटे, तो ये सब बताने की आवश्यकता है नहीं। ओके, अगर आपने कोई इंफॉर्मेशन डाल दी है और एग्ज़ाम दे दिया है, मतलब आप एग्ज़ाम दे देंगे, बाद में इंफॉर्मेशन में कोई चेंज नहीं होता है, बाद में नो चेंज, ये बात याद रखना। कई लोग इस समय पे गड़बड़ कर देते हैं, करेक्शन का टाइम आता है तब भी ठीक नहीं करते। उसके बाद एग्ज़ाम होने के बाद जब वो कहीं एडमिशन लेते हैं तब पता चलता है कि ये गलती थी, और उस गलती के बिहाफ पे फिर आपका जेआरएफ भी एक्टिवेट नहीं होता किसी कीमत पर। तो नो चेंज विल बी एंटरटेन्ड आफ्टर यू हैव सबमिटेड द एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है जी, ओके। यहाँ पे एक संदेश एप्लीकेशन की बात कर रहा है, आप लोग ध्यान दीजिए कि एनटीए बोलता है कि एक संदेश एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड कर लीजिए सो दैट आपको एनटीए के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। ठीक है, तो ऐप स्टोर पे आपको संदेश ऐप मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा जिसको भी करना है। नहीं तो इन्फॉर्मेशन हम यहाँ तो दे ही देंगे। ठीक है, फिर भी जिसको करना हो तो संदेश एप्लीकेशन को कर लेना डाउनलोड। फॉर्म भरने में इसका कोई काम नहीं है, लेकिन अपडेट रहने के लिए कि एनटीए और क्या चीज़ दे रहा है। जैसे कई बार क्या होता है कि एनटीए आपको टेस्ट पेपर्स देता है ना, ट्राई करने के लिए टेस्ट देगा कि आप भैया देख लो सीबीटी एग्ज़ाम में आप एग्ज़ाम दोगे तो किस प्रकार से उस एग्ज़ाम को घर पे बैठे आप ट्राई कर सकते हैं। तो ट्राई करने के लिए आपको कौन सी ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, संदेश ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो जिन्होंने फॉर्म एग्ज़ाम पहले नहीं दिया है वो लोग ज़रूर ट्राई करके
संदेश ऐप को डाउनलोड करिए, एनटीए का एग्ज़ाम के उस पे जाइए और एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने का देखिए, ठीक है, ट्रायल ले सकते हो। अच्छा, अब ये एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आ सकता है कि एनटीए की एक्टिविटीज़ के लिए कौन सी एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। ये आपकी यूनिट 8 आईसीटी जो है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, उसका ये क्वेश्चन बन जाएगा। क्या? संदेश एप्लीकेशन कि एनटीए अपनी एक्टिविटीज़ को संदेश एप्लीकेशन के माध्यम से देता है, ठीक है। एक और प्लेटफॉर्म यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है, उमंग और डिजी लॉकर। ये दो चीज़ें भी आपको मिलती हैं सरकार की तरफ से। डिजी लॉकर के अंदर क्या होता है कि आपके जितने भी अब तक के सर्टिफिकेट्स हैं या डॉक्यूमेंट्स हैं, उन्हें आप क्या कर सकते हो, इस डिजी लॉकर में सेफ रख सकते हो। जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो, चाहे आपका 10th का हो, 12th का हो, और कोई हो। हर एग्ज़ाम में देखो आप लोग परेशान होते हो, आज ये फॉर्म भर रहे हो, कल को कोई नौकरी का फॉर्म भरोगे, परसों कोई और गवर्नमेंट फॉर्म अप्लाई करोगे, कभी कुछ करोगे कुछ करोगे, तो आप ढूंढते रहते हैं कि भैया मेरे डॉक्यूमेंट हैं कहाँ, क्या स्कैन किया था पिछली बार, अब वो मोबाइल से डिलीट हो गया, कभी वो कंप्यूटर से डिलीट हो गया, बड़ी समस्या आती है। तो ये समस्या ना आए इसलिए सब लोग अपनी डिजी लॉकर पे आईडी बना लीजिएगा और डिजी लॉकर पे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को जो जो हैं सबको अपलोड कर दीजिए। गवर्नमेंट का स्पेस जा रहा है, आपका कुछ नहीं जा रहा। आपको जीमेल पे अपलोड करोगे तो 15 GB की लिमिट है ना। 15 GB से ज़्यादा आप गूगल ड्राइव पे स्टोर नहीं कर सकते, कई लोगों का तो फोटो से भर जाता है। तो आपको डॉक्यूमेंट्स कहाँ रखने हैं? डिजी लॉकर पे रखने हैं, ठीक है भाई। ओके, तो आप लोगों का जो कंफर्मेशन पेज है, एडमिट कार्ड है, वो सब चीज़ें भी आपको डिजी लॉकर पे उपलब्ध हो जाएंगी अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो। और बाकी डॉक्यूमेंट्स भी आप आराम से रख सकते हो अपने कोचिंग के, मतलब कुछ रखना हो मटेरियल वो भी रख सकते हो, अपना पढ़ाई का कुछ नोट्स रखना है वो भी रख सकते हो, ठीक है। तो डिजी लॉकर पे आपको सारी सुविधाएं गवर्नमेंट की तरफ से फ्री में मिल रही हैं। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, रिफंड ऑफ फीस किसी भी केस में नहीं होने वाला है, ये बात भी याद रखिए। आप एग्ज़ाम देने जाओ ना जाओ कोई मतलब नहीं है। ओके, अब आगे यूसेज ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन। तो ये बोलता है कि हम जो है आपके डाटा को सिक्योर रखते हैं, गवर्नमेंट के काम में ही यूज़ करेंगे। डाटा कैन बी शेयर्ड बाय यूजीसी विद हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। आप जो भी इंफॉर्मेशन देते हो वो पीएचडी प्रोग्राम्स वगैरह के लिए, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के लिए, यानी कि गवर्नमेंट अपने इस्तेमाल के लिए आपके डाटा को यूज़ कर सकती है। ओके, तो कैंडिडेट्स आर अवॉइड, ये बोल दिया कि भैया ध्यान रखना कैसे कैसे फॉर्म आप भरते हो, और बाकी हम कोई कम्युनिकेशन इसके अलावा नहीं एंटरटेन करेंगे। चलिए छोड़ दीजिए अब सारी चीज़ों को। यहाँ पर देख लीजिए कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो हमारी कंसर्न है उसने एनटीए को बनाया है, और किस रजिस्ट्रेशन के अंडर ये आती है। एनटीए किसके अंडर में रजिस्टर्ड है? सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। आज की जो ये क्लास हमारी चल रही है ना फॉर्म भरने वाली, इसको ये मत मान ला कि ये सिर्फ फॉर्म भरने तक लिमिटेड है, नहीं भाई। हम इसके साथ में आईसीटी यूनिट पढ़ रहे हैं, यूनिट 8, ठीक है, क्योंकि आईसीटी में ये सेम चीज़ें फिर से आएंगी, तो इससे अच्छा है कि यहीं पे कर लो। अब मैं आप लोगों को उस समय पढ़ाऊं कि एनटीए जो है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंडर बना, तो ये चीज़ यहीं पे पढ़ लो, ठीक है। क्लियर सबको? बता तो दो। बहुत सारे एक्ट हैं हमारे यहाँ पे, कंपनीज एक्ट है 1956, बाकी और भी एक्ट हैं। तो सोसाइटीज़ वाला जो एक्ट है हमारा, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन वाला, वो कब आया था? 1860 के अंदर आया था, ठीक है। और जैसे आप लोग अभी योग के फील्ड में काम कर रहे हो, कल को आपको अपनी भी कंपनी रजिस्टर करानी है, तो एक कंपनी एक्ट 2013 भी है, ठीक है, 2013 का कंपनी एक्ट है। तो या तो आप कंपनी बनाओगे, उसमें प्राइवेट लिमिटेड रहता है, तो उसका रजिस्ट्रेशन होगा किस में? कंपनी एक्ट 2013 में।
अगर आप कोई ये बनाते हैं ना, कई लोग ट्रस्ट वगैरह बनाते हैं, है ना, तो ट्रस्ट किसके अंडर में रजिस्टर होता है? वो सोसाइटी एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में होता है। जैसे कोई मंदिर है तो मंदिर का जो एसोसिएशन होता है वो रजिस्टर कराते हैं, या आपके आसपास आप कोई और किसी भी प्रकार का एसोसिएशन बनाते हैं, जैसे योगा एसोसिएशन आपने कोई बना लिया, उसको भी रजिस्टर कराना है तो किस में रजिस्टर होगा? सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। ठीक है भाई, क्लियर? ओके। अब ये एग्जाम क्यों कराया जाता है यूजीसी नेट का? फॉर अवार्ड ऑफ जेआरएफ, जेआरएफ देने के लिए, अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनाएगा, अपॉइंटमेंट एज एसोसिएट असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन टू पीएचडी, और आपका एडमिशन टू पीएचडी के लिए भी है, और लास्ट कैटेगरी है एडमिशन टू पीएचडी ओनली। ठीक है, तो कितनी कैटेगरीज हो गई भाई? रिजल्ट कितने प्रकार का हो सकता है? सबसे पहले तो जेआरएफ एक, एंड असिस्टेंट प्रोफेसर उसके साथ रहता ही है, आपको मालूम ही है। यानी कि जो, जैसे मान ले आपका एग्जाम रिजल्ट आया, तो जब सबसे टॉप वाले बच्चे रहेंगे उनको क्या मिलेगा? जेआरएफ प्लस नेट। ठीक, उसके बाद वालों को क्या मिलेगा? सिर्फ नेट। उसके बाद वालों को क्या मिलेगा? सॉरी, सिर्फ नेट नहीं, नेट प्लस एडमिशन टू पीएचडी। उसके बाद वालों को क्या मिलेगा? ओनली पीएचडी। तो ये तीन कैटेगरी हो गई जिनको कुछ मिलेगा, और चौथी कैटेगरी वालों को क्या मिलेगा? ठेंगा। ठीक है, तो आप लोगों में से ठेंगा किसी ने नहीं लेना है। ओके, इधर 1, इधर 2, इधर 3। ओके, सही है? बता तो दो। हाँ, ठेंगा दिखा दो कि हमें ठेंगा नहीं लेना है। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यूजीसी के मैंडेट, यूजीसी के बारे में पढ़ लीजिए। ऑलरेडी हम लोग हायर एजुकेशन में पढ़ चुके हैं कि एक स्टेट्यूटरी बॉडी है, ये बात कई बार हो चुकी है। और यूजीसी एक्ट कब आया था? 1956 में आया था। ठीक है जी, चलिए अब यूजीसी के मैंडेट में क्या क्या चीज़ें हैं ये देख लीजिए। ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। प्रोमोटिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग यूनिवर्सिटी एजुकेशन, प्रमोशन और कोऑर्डिनेशन का काम करता है। डिटर्मिनेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ टीचिंग, एग्जाम एंड रिसर्च इन यूनिवर्सिटीज़, ये वाली चीज़ भी याद रख लीजिएगा। तीसरा, फ्रेमिंग रेगुलेशंस ऑन मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन, कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो हमारी एजुकेशन है, शिक्षा है, उसका मिनिमम स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, उसका रेगुलेशन करता है कौन? यूजीसी। और यूजीसी के बाकी काम क्या हैं? ये माइनर काम है ज़रूर। ठीक है, कि भाई मॉनिटर करता है अलग अलग फील्ड में, मतलब क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है यूनिवर्सिटी एजुकेशन में, उन सब चीज़ों को देखना। और यूनियन यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, और एजुकेशन के जो यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज वगैरह हैं उनके बीच में एक लिंक का काम करता है। और क्या करता है? सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स को एडवाइज करता है कि इम्प्रूवमेंट कैसे किया जाए यूनिवर्सिटी एजुकेशन के अंदर। तो ये इतने सारे हमारे ऑब्जेक्टिव हैं किसके? यूजीसी के। तो यूजीसी के मैंडेट में क्या क्या चीज़ें हैं पता लग गई? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 6 में से ऊपर के 3 पक्के पक्के याद कर लेना, इनसे क्वेश्चन आता है। 2 बार तो आ चुका है, फिर से आ जाए कोई बड़ी बात नहीं है। तो बहन जी हमारी आ गई हैं, कुछ हमें चाय कॉफ़ी कोई सेवा? ठीक है जी, अच्छा रखा हुआ है ऑलरेडी, धन्यवाद। देखिए हमारी दीदी जी हमारी कितनी केयर करती हैं। एक्चुअली मेरा आज क्या कहते हैं, सिर दर्द हो गया बहुत, ऑफिस में 5-6 घंटे लगातार बैठे रह गया। ओके, तो बहुत डेवलपमेंट चल रहे हैं हर जगह यूनिवर्सिटीज़ में ना, बहुत चीज़ें हो रही हैं, प्रोसीजर्स कॉम्प्लेक्स हो रहे हैं। चलो अब आ जाओ आप लोग यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी नेट के बारे में। तो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम क्यों होता है, ये सब बातें हम ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ से बढ़ते हैं फिर आगे।
आगे क्या बढ़ते हैं, ये तो गायब ही हो गया भाई, बढ़ना नहीं चाह रहा क्या, बढ़ जा। ठीक है जी। तो 3 कैटेगरी होती हैं, ये वाली बात हो गई ना। ऊपर वालों को क्या मिलता है, ये दोनों मिलते हैं, तीनों मिलते हैं सॉरी। नीचे वाले को फिर क्या मिलेगा, ये दोनों मिलेंगे। उसके लास्ट वाले को क्या मिलेगा, सिर्फ पीएचडी। ठीक है, ये बात सबको क्लियर है। क्योंकि कई बच्चे यहाँ पे ऐसे भी हैं जिनके बेसिक थोड़े से कमज़ोर हैं, अभी नहीं पता है, जैसे शताक्षी है, विभूति है, ये लोग बिल्कुल नए हैं यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए। इन्हें ज़्यादा नहीं पता कि किस तरीके से एग्ज़ाम होता है, क्या प्रोसीजर होता है, क्यों किया जाता है। तो वो ये बेसिक चीज़ें भी जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक है सबको। ठीक है, कुछ लोगों को पता भी है तो भी गलत इन्फॉर्मेशन रहती है एक आध चीज़ को लेकर के, कि सर मेरा जेआरएफ हो गया अब, लेकिन नेट नहीं, नेट हो गया क्या। ठीक है, तो नेट जेआरएफ हो गया तो नेट जरूर हो ही गया है, पीएचडी एडमिशन के लिए एलिजिबल हो ही गए हो। ठीक है, उसके लिए अलग से कुछ नहीं है। पहले क्या होता था ना, आप लोगों का सेट भी होता था, स्टेट एंट्रेंस टेस्ट, जैसे नेट होता है ना ऐसे ही सेट होता था। अब क्या हो गया, सेट को खत्म कर दिया है, अब सिर्फ और सिर्फ क्या बच गया है, यूजीसी नेट बच गया है। ठीक है, तो इसी से सब हो जाता है। ओके, जिनकी मास्टर्स हो गई है, आगे कुछ करना चाहते हैं रिसर्च के फील्ड में, तो वो फिर बता देंगे, है ना, उनके लिए भी कई अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती हैं नेट एग्ज़ाम के अलावा भी। ओके, अब हम आगे बढ़ रहे। ये देखो भाई, यूजीसी का मिनिमम स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर्स अवार्ड ऑफ पीएचडी डिग्री रेगुलेशंस क्या 2022। जो बालक पीएचडी एडमिशन में मतलब एडमिशन आगे लेना चाहते हैं, तो उनका इंटरव्यू के माध्यम से जो यूजीसी के रेगुलेशंस आए थे कब, 2022 में, इनसे उनका पीएचडी में एडमिशन हो जाएगा। तो ये रूल बहुत सारे हैं, कई सारे हैं, उनको नहीं पढ़ना है हमने। हमने बस एक चीज़ देखना है कि पीएचडी के जो रूल आए हैं, पीएचडी डिग्री के रूल आए हैं, लेटेस्ट कब आए हैं भाई, वो 2022 में। 2022 के बाद में यूजीसी ने कोई इनमें परिवर्तन नहीं किया है। तो ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि करंटली पीएचडी डिग्री देने के लिए कौन से रूल्स मतलब चल रहे हैं, ऑपरेशन में। तो कौन से हैं भाई, मिनिमम स्टैंडर्ड प्रोसीजर रूल्स एंड रेगुलेशंस 2022। ठीक है, ओके गुड। अब हाँ, तो यूजीसी नेट का जो अंडर कैटेगरी 2 एंड 3 है, 2 एंड 3 बोले तो नेट और पीएचडी वाला कैन बी यूज्ड एज एंट्रेंस टेस्ट फॉर पीएचडी एडमिशन। तो ये बात मैं ऑलरेडी बता दिया कि पीएचडी एडमिशन आपका इसी यूजीसी नेट के एग्ज़ाम से हो जाएगा। ठीक है, उसमें ये बोलता है कि भाई 70% इसका वेटेज रहेगा। जब भी आप किसी यूनिवर्सिटी में जाएंगे पीएचडी एडमिशन लेने, तो 70% आपका क्या देखा जाएगा, नेट का स्कोर। ठीक है, मतलब आप लोगों को मतलब नेट है कि नहीं है तो 70% वेटेज इसको मिलेगा। नेट है, जेआरएफ है या पीएचडी ओनली है, इसको वेटेज कितनी मिलेगी, 70%। और 30% किसको मिलेगी, आपका इंटरव्यू। यानी कि नेट या ये क्वालिफाई किए हुए बच्चों को, इन तीनों कैटेगरी के बच्चों को बुलाया जाएगा और बुला करके उनका क्या लेंगे, इंटरव्यू लेंगे। और इंटरव्यू के मार्क्स कितने होंगे, 30%, यानी कि 100 में से 30 नंबर। ओके जी, क्लियर सबको। जी सर। पीएचडी एंट्रेंस समझ आ गया कैसे होगा एडमिशन, गुड। अब आ जाइए अगली चीज पर, नेशनल फेलोशिप भी हैं हमारे पास इनके अलावा। यानी कि ऐसा नहीं है कि कुछ बच्चे, जैसे कई बार क्या होता है, एक क्वेश्चन से रह गया, कोई कोई 2 क्वेश्चन से रह गया, कोई 3 क्वेश्चन से, कोई 4 क्वेश्चन से। तो ऐसे बच्चे जो बहुत कम डिफरेंस से रह जाते हैं किसमें, यूजीसी नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में। अगर आपका जेआरएफ से, आप जेआरएफ नहीं हुआ, थोड़ा सा चूक गए जेआरएफ से, तो जेआरएफ से चूकने पर आपको और भी फेलोशिप हैं जो मिलती है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के थ्रू। मान लीजिए कोई बच्चा एससी कैटेगरी का है और वो 1-2 नंबर से रह गया जेआरएफ से, तो वो अप्लाई कर सकता है एनएफएससी के अंदर, नेशनल फेलोशिप फॉर शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स।
वो अप्लाई कर देंगे तो आपका कंसिडर हो जाएगा। मतलब हो सकता है कि आपका नंबर पड़ जाए, क्योंकि बाद में एक लिस्ट जारी होती है। जब यूजीसी नेट का रिजल्ट आ जाएगा, मान लो आज रिजल्ट आया, तो इसके लगभग 1 महीने 15-20 दिन बाद एक नई लिस्ट जारी होती है। उस लिस्ट में एनएफएससी के बच्चों की अलग लिस्ट आएगी, उसमें आपका नंबर हो सकता है आ जाए, आपका नाम आ जाए। उसमें वो कई चीज़ देखते हैं, जैसे आप लोगों से ना सारी चीज़ें भरवाई जाएंगी फॉर्म के अंदर। आपकी फैमिली इनकम पूछी जाएगी, आपके मदर फादर क्या करते हैं वो सब पूछा जाएगा। ठीक है, तो इन सब इंफॉर्मेशन के बेस पे फिर आपका नंबर किस में आता है, एनएफएससी में। इसमें भी जो बच्चे पीएचडी में एनरोल कर चुके हैं, जैसे मान लीजिए आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ एमए किया है, बहुत सारे ऐसे हैं कि एमए परस्यू कर रहे हैं, और कई बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो पीएचडी में ऑलरेडी एनरोल हो गए हैं, लेकिन उनके पास कोई भी फेलोशिप नहीं है। ठीक है, ऐसे बच्चे भी होंगे। तो जिन बच्चों के पास फेलोशिप नहीं है और वो पीएचडी स्टार्ट कर चुके हैं, ऐसे बच्चों को मिलेगी इसमें प्रेफरेंस, और उनको क्या करेंगे, उनको ये फेलोशिप मिल जाएगी एनएफएससी। और इसकी अमाउंट कितनी रहती है, इसकी अमाउंट भी सेम है जितनी बाकी जेआरएफ की है। ठीक है, तो सेम अमाउंट आपको मिल जाएगी। सेम अमाउंट बोले तो लगभग 40,000 रुपये पर महीना स्टार्टिंग से आपको मिल जाएगा। ऐसे ही ओबीसी वाले बच्चों के लिए अलग से स्कीम है एनएफ ओबीसी, इसमें भी आपको सेम पैसे मिलते हैं। ऐसे ही पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए है एनएफ पीडब्ल्यूडी। तो ये तीनों कैटेगरीज का फायदा यहाँ पर फिर से मिलेगा। एक फायदा आपको मिलता है कट ऑफ में, और दूसरा फायदा आपको किस में मिलता है, इन कैटेगरीज में होने पर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट आपको ये पैसा देती है। ठीक है, तो वो पैसा यूजीसी से ना आकर के मिनिस्ट्री से डायरेक्टली आपको मिलेगा। ठीक है, किन बच्चों को मिलेगा, जिनका थोड़े से नंबर से रह गया और पीएचडी में एडमिशन ले चुके हैं। हालांकि बिना पीएचडी वाले का नंबर भी आ जाता है, बट प्रेफरेंस उनकी है। किसी को कुछ पूछना हो तो बीच में पूछ सकते हैं, डाउट हो तो बिल्कुल आप लोग बेझिझक पूछ सकते हैं। और अपनी क्लास में ना कोई बच्चा अपने माइंड में ये नहीं रखेगा सर मेरी कैटेगरी जनरल है, सर मेरी कैटेगरी तो ओबीसी है, सर मेरी तो एससी है, मेरी तो एसटी है। आप लोग एक दूसरे के प्रति भी ये भावना कभी नहीं रखेंगे कि मैं जनरल हूँ, दूसरा तो ओबीसी वाला है या दूसरा तो एससी वाला है, तो इसको तो इस चीज़ का फ़ायदा मिल जाएगा, उसको नहीं मिलेगा। हीन भावना का शिकार किसी को नहीं होना है। ठीक है, ओके। अगर आप जनरल में हैं तो आपको कुछ ना कुछ सुविधाएं वैसे भी मिलती होंगी, नहीं मिल रही हैं तो भी कोई बात नहीं, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते ना, ये सरकार का फैसला है। इसमें ना इसकी गलती है ओबीसी वाले की, ना एससी वाले की, ना एसटी वाले की। सरकार ने फैसला दे रखा है कि भैया ये काम इस तरीके से चलेगा। अब देश में चाहे वो वोट बैंक की राजनीति की वजह से हो या किसी और वजह से हो, हमारे और आपके डिस्कशन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इस देश में मैं गारंटी ले रहा हूं कि अगले आने वाले 20 साल तक, 20 ईयर्स तक रिजर्वेशन सिस्टम खत्म नहीं हो सकता। ठीक है, ये किसी ना किसी फॉर्म में चलेगा। हाँ, नई चीजें जरूर आ जाती हैं, जैसे ईडब्ल्यूएस आ गया। जनरल कैटेगरी में जो गरीब लोग हैं, पहले क्या दलील थी कि भाई जनरल कैटेगरी में जो गरीब हैं, गरीब तो हम भी हैं, तो हमें क्यों नहीं मिलता। तो उसके लिए एक अलग कैटेगरी आ गई है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो इसमें जनरल कैटेगरी के लोग भी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लेकर के अप्लाई कर सकते हैं, उनको अलग से रिलैक्सेशन मिलता है, यानी कि छूट मिलती है। ठीक है, तो ये भी काइंड ऑफ एक रिजर्वेशन हो गया ईडब्ल्यूएस का। ठीक है, तो अगर आपके पास ये सब कुछ नहीं है, आपके पास पैसा भी ठीक ठाक है, आप जनरल में भी आते हैं, तो इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग एनीवन, आपको करना क्या चाहिए, आपको मेहनत ज़्यादा करनी चाहिए, क्योंकि यही चीज़ है जो आपके हाथ में है ना। और बाकी जिनकी कैटेगरी भी है वो ये ना सोचें कि मैं तो एसटी हूँ, मैं कम पढ़ के काम चला लूँगा, मैं एससी हूँ कम पढ़ के काम चला लूँगा। नहीं भाई, आपकी मेहनत ऐसी होनी चाहिए कि रिजल्ट बोले, है ना। कैटेगरी से ज़्यादा क्या बोलना चाहिए, रिजल्ट बोलना चाहिए। आप ऑल इंडिया रैंक लेके आओ, किसी भी कैटेगरी से हो, ठीक है, आपको स्कोर अच्छा करना है।
तब आपका लोहा माना जाता है कि हाँ भाई ठीक है चलो काम किया है। ठीक है, तो सब लोगों ने मेहनत करनी है, मेहनत पे भरोसा रखना है, ना कि कैटेगरी पे। चलो, और कभी ये चीजें भी नहीं रखनी है माइंड में। अब आगे चलते हैं हम लोग यूजीसी नेट जून 2025 की तरफ। बस ये दे दो, थैंक यू। चलिए भाई, नहीं ठीक है, हिलाइए मत तो इसको ना, ऐसे ही छोड़ दो। ओके, तो यूजीसी नेट रसगुल्ले कौन ले आया भाई ऑफिस से? ओके, चलो ठीक है। तो अब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होगा, ये बात सब लोग जानते हैं। मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होने वाला, कंप्यूटर पे होगा। पहले क्या था, पेन पेपर मोड चलता था। कब तक? 2018 के दिसंबर में ही आया था। मैंने पहली बार जब दिया था ना, उसी समय ही कंप्यूटर आया था। उससे पहले तक हमेशा क्या था, पेन एंड पेपर मोड में एग्ज़ाम हुआ करता था। ठीक है, चलो, तो ये मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको बता दी, जानकारी तो रहनी चाहिए। मार्क्स कितने होंगे, क्वेश्चन कितने होंगे? पेपर 1 में 50 क्वेश्चन आते हैं, नंबर कितने होते हैं? 100। पेपर 2 में 100 क्वेश्चन आते हैं, नंबर कितने होते हैं? 200। ठीक है, टोटल नंबर कितने हो गए भाई एग्जाम के? 300। स्कोर कितने में से करना है? 300 में से। कट ऑफ कितनी आती है? आप सबका टारगेट होना चाहिए 220। कितना होना चाहिए? 220। कितने में से? 300 में से। तो 300 में से 220 होंगे तो चाहे जनरल कैटेगरी हो, जेआरएफ हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब ये स्कोर अगर मैं इसे दो भागों में अगर तोड़ना चाहूँ, तो पेपर 1 में आपने ले लिए फॉर एग्जांपल 35 क्वेश्चन या 40, 35 ही ले लो। ठीक है, 35 अगर आप स्कोर करते हो तो 35 दूनी कितने हो गए? 70। अब इसमें से 70 अगर घटा दूं मैं तो कितने बचे? 150। तो 150 के लिए कितने क्वेश्चन चाहिए? 75। 70 से तो 140 होंगे मैडम जी। 75 75 तो 75 लीजिए पेपर 2 में और 35 लीजिए पेपर 1 में। इतने क्वेश्चन सही करने हैं, सबका टारगेट। ठीक है, और ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, जितना हम पढ़ रहे हैं, जिस तरीके से पढ़ रहे हैं, अगर आप शिद्दत से उस चीज़ का रिवीजन करते हो, अच्छे से पढ़ते हो, तो काम चल जाएगा। और डाउट आता है तो पूछ लो एनी टाइम, हम बैठे ही इसी काम के लिए हैं। ठीक है, हमारा उद्देश्य है कि आप सब लोग इतना इतना तो स्कोर करें, कम से कम पेपर 2 में 75, कम से कम पेपर 1 में 35 क्वेश्चन सही होने चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि पेपर 1 में 40-42 क्वेश्चन भी ठीक हो सकते हैं आराम से, लेकिन कुछ थोड़ी बहुत गलती भी रह जाए तो 35 तो होने ही चाहिए, 35 प्लस स्कोर करिए। ठीक है, तो 35 प्लस स्कोर करना है पेपर 1 में, और 70 प्लस स्कोर करना है पेपर 2 में, तो हो जाएगा जेआरएफ। ठीक है जी, सबको पता लग गया जेआरएफ कैसे होगा, कितने में होएगा? हेलो, गुड। मोनिका को ही पता चला, बाकी लोगों को नहीं पता चला? जीआरएफ का एज ही नहीं है मेरा। एज नहीं है, कोई बात नहीं, नेट तो हो जाएगा मैडम जी। जी, तो एज वाली चीज़ भी अभी सामने आ जाएगी। कुछ लोगों को जो जो नहीं पता है वो सब चीज़ें भी आगे पढ़ लेंगे। पेपर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर मिलेगा। शुरू में जो आप लैंग्वेज चूज कर लेंगे ना, इंग्लिश कर लो चाहे हिंदी कर लो, पूरे पेपर में फिर वही चलेगी। हालांकि अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो ऊपर ऑप्शन होता है लैंग्वेज चेंज करने का, उस क्वेश्चन के लिए लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। मान लीजिए आपने हिंदी कर रखी थी, अब उधर से आप लैंग्वेज चेंज कर दीजिए इंग्लिश, ऊपर ऑप्शन मिलेगा राइट कॉर्नर में, उसको चेंज कर दिया आपने इंग्लिश, तो वो क्वेश्चन आपको इंग्लिश में दिखाई दे जाएगा, अगला फिर से हिंदी में दिखेगा। ठीक है, तो जिसको भी आप करना चाहते हैं उसको कर लीजिएगा। यहाँ पे एक चीज़ बड़े बोल्ड अक्षरों में लिखी हुई है कि इंग्लिश वर्जन ही हमेशा फाइनल होता है। हिंदी में कई बार टाइपिंग एरर हो जाता है, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है, तो फाइनल किसको माना जाएगा? जो इंग्लिश में लिखा हुआ है उसको। क्लेम भी करते हैं आप, मतलब किसी क्वेश्चन को चैलेंज भी करते हो तो पहले ये देख लेना कि क्या वो इंग्लिश में सही लिखा हुआ है। ठीक है, तो हिंदी में बहुत मिस्टेक हो जाती है, तो एनटीए बोलता है कि भाई हिंदी वाला नहीं चलेगा, इंग्लिश में जो हमने लिखा है वही मानना है। ठीक है, ओके। मार्किंग स्कीम ऑलरेडी बता दी, 2 नंबर का एक क्वेश्चन।
नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होती है। बहुत लोगों को थोड़ा सा रहता है कि नेगेटिव मार्किंग होती है यूजीसी नेट एग्ज़ाम में कि नहीं होती है, तो भैया नहीं होती है, ठीक है, नो नेगेटिव मार्किंग। चलिए, अब मैं आप लोगों को हर चीज़ इतनी डिटेल्ड में बता रहा हूँ तो समय 9 भी हो गया है ना बताते बताते, पर कोई नहीं, आज ये काम करना बहुत ज़रूरी है, कई दिनों से अटका हुआ था और इससे क्वेश्चन भी आ सकते हैं तो उस तरीके से भी ज़रूरी है। अब यहाँ पे देखिए, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर यूजीसी नेट 2025 क्या है। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन का मतलब है जो जनरल कैटेगरी या अनरिजर्व्ड या ईडब्ल्यूएस के बच्चे हैं जिन्होंने 55% मार्क्स सिक्योर करे हैं विदाउट राउंडिंग ऑफ इन मास्टर्स डिग्री, यानी कि एमए या एमएससी के अंदर कितने नंबर चाहिए आपको, 55%, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ लोग कम परसेंटेज वाले भी थे जिनका कुछ डाउट था कि क्या हो सकता है, तो मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ कि अगर आपकी कैटेगरी ये है, अगर आप जनरल से हैं, ठीक है, तो आपको कितने चाहिए, 55% चाहिए। और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी जो यूजीसी से अप्रूव्ड हो किसी भी तरीके से, लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन आपको आगे मिल जाएगी अपेंडिक्स 5 में। और ओबीसी वालों के लिए, एससी वालों के लिए, एसटी वालों के लिए ये जो परसेंटेज है ये कितनी हो जाती है, 50%। कितनी चाहिए मिनिमम, 50% चाहिए, ठीक है। विदाउट राउंडिंग ऑफ का मतलब समझते हैं आप, जैसे मान लो किसी का 49.5 है तो इसको हम 50% नहीं कह सकते, किसी का मान लो 49.9 है ये भी 50% नहीं होगा, ठीक है। एटलीस्ट आपको कितने चाहिए, 50% चाहिए एमए के अंदर। अगर आप क्या हैं, अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो, अगर अनरिजर्व्ड है कैटेगरी आपकी, जनरल कैटेगरी है, तो कितने चाहिए, 55% चाहिए, ठीक है। क्लियर सबको ये वाली बात, यस सर। ओके। किसी को कुछ डाउट है इस चीज में तो पूछिए, मैं उसका समाधान बताऊंगा। अब डाउट क्या हो सकता है मैं ही बता देता हूँ। कुछ बच्चे हो सकता है यहाँ पे ऐसे भी जुड़े हों, नाम ना बताएं कोई बात नहीं, अगर गलती से आपका परसेंट 50 या 55 से कम है, आप जनरल में हो, 55 से कम है आपका, मान लीजिए 52% है, अगर आप रिजर्व कैटेगरी में हो मान लो 49% है, तो इस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो सीधा सा जवाब है, आपको करना चाहिए इम्प्रूवमेंट। अपनी यूनिवर्सिटी में जाइए, उनको बोलिए कि भैया मैं इम्प्रूवमेंट करना चाहता हूँ, चाहती हूँ, मेरे इतने परसेंट मार्क्स हैं, मुझे दोबारा एग्ज़ाम देना है इम्प्रूवमेंट का। तो हर यूनिवर्सिटी के पास में राइट होता है कि वो अपने बच्चों को इम्प्रूवमेंट, जैसे डिग्री ली है तो उसके 2 साल के अंदर, या उसका कुछ क्राइटेरिया होता है कि इतने साल में आप कर सकते हो इम्प्रूवमेंट, 2 या 4 साल का समय होता है, उसके बाद इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता। तो अगर आपके पास इतना समय है कि दो, अभी आपने जस्ट पास ही किया है, तो आप अपना इसको ठीक कर सकते हो, ठीक है जी। और जिन बच्चों को ज़्यादा टाइम हो गया है, किसी का फिर भी कम परसेंटेज रह गया हो, तो दोबारा से एमए कर लेना किसी सब्जेक्ट में, उसको डाल देना बस। एमए फर्स्ट ईयर में रहोगे तो भी तो एग्ज़ाम तो दे ही सकते हो ना, क्वालिफाई कर लेना। अगर मान लो इसी में आपका जेआरएफ निकल गया, आपकी एमए भी नहीं है, आप सिर्फ ग्रेजुएट हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जेआरएफ भैया 3 साल तक वैलिड रहता है, 3 इयर्स। 3 साल में तो एक एमए वैसे भी हो जाएगी, बात समझ गए। और इसमें कहीं भी नहीं लिखा है कि रेगुलर से एमए होना चाहिए, आप ओपन यूनिवर्सिटी से कर लो ना, क्या दिक्कत है। ओपन यूनिवर्सिटी में सबसे बेस्ट तो आपकी इग्नू रही, ठीक है। इग्नू हालांकि योग में नहीं कराती है। अच्छा, इग्नू के अलावा आपकी कौन सी है, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी है, उससे कर लो। और आजकल तो कई यूनिवर्सिटी ऐसी भी हैं
जो रेगुलर की डिग्री भी दे देती हैं बिना जाए। ठीक है, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं कि मास्टर डिग्री जो लोग परस्यू कर रहे हैं, यानी कि जो लोग फर्स्ट ईयर में हैं मास्टर डिग्री के, या सेकंड ईयर में हैं, जिनकी चल रही है, और जो जिन्होंने ये कह रहा है कि फाइनल ईयर में है और जिनका रिजल्ट अवेटेड है, तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर वाला बच्चा भी हो सकता है? ठीक है, तो सच कैंडिडेट्स विल बी एडमिटेड प्रोविजनली, इनको एग्ज़ाम में बैठने दिया जाएगा, ये एग्ज़ाम दे सकते हैं और ये एलिजिबल हो जाएंगे जेआरएफ के और नेट के, अगर ये पास कर लेते हैं अपनी मास्टर्स डिग्री इन अंकों के साथ में। मतलब एमए में आपको ये अंक चाहिए ही चाहिए, 55 और 50, चाहे आज ले लो चाहे कल ले लेना। ठीक है, ओके। और ये एमए कब कंप्लीट करनी है ये भी देख लो, विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ रिजल्ट ऑफ नेट एग्जामिनेशन with required percentage of marks, failing which it will be treated as disqualified। यानी कि अगर आपका नेट का एग्जाम का रिजल्ट जिस दिन आ जाएगा उस दिन से 2 साल के अंदर विद इन 2 years आपको क्या कर लेना है, एमए कंप्लीट कर लेनी है। अगर नहीं करोगे तो ये इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है जी, ओके। अब जिन बच्चों को सिर्फ और सिर्फ एडमिशन टू पीएचडी ओनली मिलता है, यानी कि थर्ड कैटेगरी के जो बच्चे हैं, जिनका नेट नहीं है, जिनका जेआरएफ नहीं है, जिनको सिर्फ और सिर्फ क्या मिला, पीएचडी एडमिशन, ऐसे बच्चों को 1 साल के अंदर अपनी मास्टर्स डिग्री कंप्लीट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर आप मान लीजिए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो फर्स्ट ईयर का अभी तो एंड ही चल रहा होगा ना। अगर एंड चल रहा है तो आप सेकेंड ईयर 1 साल में कंप्लीट कर लोगे, आपका ये वैलिड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जिन बच्चों ने सिर्फ ग्रेजुएशन किया है, अभी ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में चल रहे हैं, तो ऐसे बच्चे अगर पीएचडी ओनली क्वालिफाई करते हैं तो उनका ये क्या हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, अगली बार उनको दोबारा देना पड़ेगा। ये वाली बात सबको समझ में आ गई? क्लियर? जी सर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। अब जो थर्ड कैटेगरी के बच्चे हैं उनको तो छोड़ ही देते हैं, यहाँ पे तो कोई है नहीं। ठीक है, आप चाय पीना भी शुरू कर दीजिए ना जल्दी जल्दी। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अभी देखिए, जिनके पास पीएचडी की डिग्री है और मास्टर लेवल एग्जामिनेशन जो है कंप्लीट कर लिया था, कब, 1991 से पहले, बहुत पुराने लोगों की बात हो गई। तो आप में से ऐसा तो कोई नहीं है ना, तो छोड़ देते हैं। अच्छा, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि आपको अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट में ही अपीयर होना है। ठीक है, कई लोग कोई दूसरा सब्जेक्ट भर देते हैं और उसमें मास्टर्स नहीं होती है तो दिक्कत है। मेरी जो 3 सब्जेक्टों में यूजीसी नेट का एग्जाम मैंने दिया है, तीनों में मेरी मास्टर्स कंप्लीटेड है भाई। ठीक है, कर ली मैंने। और कब कर ली? यू विल बी सरप्राइज टू नो, नेट होने के बाद करी है मैंने। ठीक है, जेआरएफ निकल गया उसके बाद मैंने मास्टर्स करी। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में भर दिया था, हालांकि एनरोल मैंने पहले ही कर दिया था, है ना, नेट का एग्ज़ाम बाद में भरा, एनरोल कर दिया था। तो फर्स्ट ईयर में ही, तीनों के फर्स्ट ईयर में ही क्वालिफाई मैंने कर लिया, यानी कि अपना योगा और टूरिज्म, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट और सोशियोलॉजी। तो टूरिज्म की तो खैर डिग्री पहले हो गई थी, योगा और सोशियोलॉजी में मैंने फर्स्ट ईयर के अंदर ही कर लिया था। ठीक है, और टूरिज्म में भी जब अप्लाई किया तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो गया, तीनों में ही। तो आप लोगों का भी मैं चाहता हूँ, जो जो अप्लाई कर रहे हैं इस बार फर्स्ट टाइम वाले, बहुत अच्छा लगता है जब फर्स्ट टाइम में हो जाता है, तो यू फील अ डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस। और आगे बढ़ते हैं, चलिए, बेस्ट ऑफ लक के साथ में। यू आर एडवाइज टू दिस। आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, जिन बालकों ने 4 ईयर वाला बैचलर डिग्री प्रोग्राम किया है, ठीक है, उनको कितना चाहिए परसेंट?
उनको चाहिए 75% मार्क्स। यानी कि अगर आपने BNYS किया है या BAMS किया है या इस प्रकार के कोर्स करे हैं जो 4 साल या उससे ज़्यादा के हैं, तो आपको क्या है, कितने परसेंट मार्क्स चाहिए? 75% चाहिए भाई। अब की बार 55 से या 50 से काम नहीं चलेगा, अब की बार काम चलेगा 70 और 75 से। 70 किन के लिए? जो रिजर्व कैटेगरी के लिए हैं, और बाकी कौन से? जो अनरिजर्व कैटेगरी के हैं। ठीक है, तो ये लोग डायरेक्टली भी PhD कर सकते हैं। द कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग नेट बेस्ड ऑन 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम विल बी एलिजिबल फॉर अवार्ड ऑफ JRF। इनको सीधा JRF मिल जाएगा और PhD एडमिशन के लिए भी ये क्या हो जाएंगे? एलिजिबल हो जाएंगे। तो डायरेक्ट ग्रेजुएशन के बाद भी क्या कर सकते हैं? नेट का एग्जाम दे सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन जिन बच्चों ने 3 साल वाला कर रखा है ना, ग्रेजुएशन, BA कर ली, BCom कर ली, उनके लिए ना है यो मामला, कदे सोच लो। ओके, ठीक है भाई, क्लियर। लेकिन यहाँ पे एक अगली बात भी है जो ध्यान देने योग्य है, बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने इस पे पहले वीडियो भी बनाया था, पता नहीं किसने देखा नहीं देखा। द कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग नेट बेस्ड ऑन 4 साल की अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम विल नॉट बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर। यानी कि ये जो ग्रेजुएशन वाले बच्चे हैं, ये असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं लग सकते। कब लगेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर? जब ये मास्टर्स कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो मास्टर्स तो करनी पड़ेगी इनको, है ना, MD तो करना पड़ेगा, लेकिन क्या कर सकते हैं? JRF ले सकते हैं। ठीक है, ओके, JRF ले सकते हैं, PhD एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए तो मास्टर डिग्री करना जरूरी है। ओके जी, चलिए। अब ऐसे कोई बच्चे हैं नहीं यहाँ पे जुड़े हुए, तो मैं इसलिए बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को अब एक्सप्लेन नहीं करूँगा। ओके, चलो। अब ये कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, ये है वो है, तो इन सब बातों से तो ज़्यादा लेना देना है नहीं। ओके, अच्छा, एक चीज़ और नई है कि कुछ यूनिवर्सिटी हैं, IIT हैं, अदर ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो JRF अवार्डीज़ को फुल टाइम रिसर्च के लिए अपने साथ जोड़ सकती हैं। आप लोगों को पता है एम्स भी PhD करा रहा है ना, IIT भी PhD करा रहा है, योग में भी करा रहे हैं, दोनों के दोनों योग में करा रहे हैं। योग में आप एम्स से भी कर सकते हैं, बिना किसी यूनिवर्सिटी के, सीधा एम्स में कर लो। क्यों? क्योंकि ये नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के कैटेगरी में आता है। IIT से आप कर सकते हो, IIT मंडी में चल रहा है, और भी IIT के अंदर चल रहा है योग से PhD। एम्स ऋषिकेश में भी हो रही है, एम्स दिल्ली वाले में भी हो रही है। रिसर्च के लिए बहुत सारे स्कोप हैं, और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको डायरेक्ट, मतलब JRF अगर आपका है ना, JRF अगर आपका है तो डायरेक्ट यहाँ पे ये लोग रिक्रूट कर लेते हैं और आपको करा देंगे। दिव्या राठौर मास्टर जिनका कंप्लीट हो गया, एक सेकंड जरा, क्या डाउट है? अच्छा, कई कमेंट आ गए, हम तो बीच में पढ़ ना पाए थे। सर एग्जाम में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाना होता है? कोई डॉक्यूमेंट नहीं ले जाना है एग्जाम सेंटर में, आपको सिर्फ अपना एडमिट कार्ड लेकर के जाना है। वो आगे मिल जाएगा, वैसे मैं बता दूंगा आप लोगों को। 2-3 चीज़ें हैं, एक लेकर के जाना है एडमिट कार्ड, जो बाद में आएगा। दूसरा, आपको अपना कोई एक ID लेके जाना है, आधार कार्ड ले जाओ भले ही। तीसरा, आधार कार्ड ले जाओ, पैन कार्ड ले जाओ, है ना, और या फिर वोटिंग कार्ड ले जाओ जिस पे फ़ोटो हो और एड्रेस हो। ठीक है, अच्छा, तो एडमिट कार्ड हो गया, ID हो गया, 2 फोटो आपको लेके जाने हैं रीसेंट। ठीक है, 2 या 3 फोटो लेके जाओ आराम से, कोई मतलब वो नहीं है। ठीक है, तो एग्जाम सेंटर में ये लेके जाना है। और क्या बोल रहे हैं सर? आवाज़ कम आ रही है? कम आ रही है क्या भाई किसी को? वॉइस कम आ रही है मनीषा जी को, बाकी लोगों को ठीक आ रही है या कम आ रही है? ठीक आ रही है। हाँ, ठीक आ रही है तो ठीक है फिर। मनीषा जी एक बार आप स्विच ऑफ करके स्विच ऑन कर लो। हाँ, ठीक है जी, ट्यूबलाइट बंद करके दोबारा जला लो। आगे,
ईडब्ल्यूएस के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए क्या बताएं विनोद जी? ईडब्ल्यूएस के लिए सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका ईडब्ल्यूएस का, ठीक है, रीसेंट वाला, और उस सर्टिफिकेट के बिहाफ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी फैमिली इनकम कम है तो आप ईडब्ल्यूएस जनरल कैटेगरी में आते हो, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। अगर नहीं बनाया तो सप्ताह भर के अंदर बन जाएगा, फिर अप्लाई कर देना, ठीक है। तो जिनका नहीं बना है वो बनवा लो अभी भी। धन्यवाद सर जी, एक एक चीज़ बढ़िया बता रहे, वंचित रह जाते नहीं तो। चलिए ठीक है, धन्यवाद मैडम जी। ओके, ईडब्ल्यूएस के लिए कितनी प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है फैमिली इनकम, वो एक बार आपको देखना पड़ेगा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का। मुझे अंदाज़ा तो नहीं है कितनी है फैमिली इनकम, आई थिंक वही होगा 2 लाख 5 लाख कुछ ऐसा होगा, है ना। 2 लाख तो था शायद इनिशियली, अब हो सकता है ज़्यादा कर दिया हो, बढ़ा दिया हो थोड़ा, तो एक बार चेक करना पड़ेगा। सर जिनका मास्टर्स में 75% अबो हो, 70% अबो है तो बहुत अच्छी बात है दिव्या जी, कोई टेंशन है ही नहीं। मास्टर में आपका ज़्यादा है तो ज़्यादा वालों को लेकिन अवार्ड कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। सीधा काम यूजीसी नेट के एग्ज़ाम से ही होगा, मास्टर्स के परसेंटेज से बस मिनिमम का ध्यान रखना है, ऊपर चाहे कितना भी हो उससे कोई मतलब नहीं। ओके, अब है जिनका कंप्लीट हो गया है वो कितनी बार दे सकते हैं नेट जेआरएफ, ये बात आगे भी आएगी, पहले भी बता देता हूँ कितनी बार भी दे लो, ठीक है, कितनी बार भी दे लो चाहे आप ये एग्ज़ाम ज़िंदगी भर देते रहो, कोई दिक्कत नहीं, अनलिमिटेड, मज़े लो। पहले आ रही थी सर, अभी सही है। चलो ओके सर। सर मैंने सब्जेक्ट नेम में पोस्ट ग्रेजुएशन एग्ज़ाम में योगा साइंस लिखा है, बट मार्कशीट में योगा लिखा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, मौज लो अभिषिता जी, ठीक है। आपका एग्ज़ाम में आपने योगा लिखा है, योगा साइंस लिखा है, इन सब बातों से कोई दिक्कत नहीं है। जो आपका यूजीसी नेट का सर्टिफिकेट आएगा उस पर सिर्फ योगा लिखा रहेगा, ठीक है। कैटेगरी, क्योंकि सब्जेक्ट जो आप लिस्ट देखोगे उसमें योगा लिखा हुआ है, तो आपको योगा में ही मिलेगा। अगर आपकी मान लीजिए एमए योगा साइंस है तो आप वहाँ पे मास्टर्स में लिखिए, खुल के लिखिए योगा साइंस, ठीक है। अगर आपका है योग विज्ञान तो आप खुल के लिखिए योग विज्ञान, ठीक है। अगर आपका है योग एवं कुछ और, ठीक है, योगा थेरेपी है तो योगा थेरेपी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एंड में आपको सर्टिफिकेट किसका मिलेगा, योगा का ही मिलेगा, ठीक है। तो कैटेगरी वो कोई मैटर नहीं है कि आपका नाम क्या है मास्टर्स का। ओके जी, सबको क्लियर। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने बीकॉम ऑनर्स कर रखा है या किसी ने सिर्फ सॉरी एमकॉम कर रखा है ना, तो एमकॉम कर रखा है तो आपका सेकंड पेपर कॉमर्स ही रहेगा, और इसके एलाइड सब्जेक्ट भी अगर होंगे, एलाइड मतलब इससे मिलते जुलते भी अगर होंगे तो भी कॉमर्स में ही दोगे। अब योग से मिलते जुलते अगर कोर्स किसी ने कर रखे हैं तो उसका कैटेगरी भी क्या रहेगा, योग ही रहेगा। तो ऐसे एलाइड कोर्सेज भी चल रहे हैं कई कई यूनिवर्सिटीज़ में, तो उन सब का यही हाल होना है, ठीक है जी। ओके, आगे बढ़ते हैं। एनएफएससी और एनएफओबीसी की बात मैंने आप लोगों को बता दी कि ये लिस्ट आती है बाद में। आगे चलते हैं। एग्जेम्पशन, एग्जेम्पशन भी है भाई कहीं पर, एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एग्जेम्पशन भी है, ठीक है। क्या एग्जेम्पशन है, नेट सेट स्लेट जो है ये रिमेन रहेगी मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशन अपॉइंटमेंट के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, ठीक है। और इस रिगार्ड में यूजीसी के रेगुलेशंस जो टाइम टू टाइम आते हैं वही एग्जेम्प्ट कर सकते हैं, उसके अलावा कोई नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल जिन्होंने यूजीसी या सीएसआईआर या जेआरएफ जो है एग्ज़ाम 1989 से पहले दिया था वो नेट एग्ज़ाम से एग्जेम्प्टेड है। अब भैया 1989 से पुराने आदमी कौन बैठे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखो इतने बड़े बड़े लोग भी दे पा रहे हैं एग्ज़ाम, तो आप तो कभी तक भी दे सकते हो। ओके, तो ये सब छोड़ देते हैं हम लोग, हमारे काम का नहीं है। 2002 से पुराना पीएचडी करने वाला कौन बैठा है यहाँ पे,